नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए। चीन ने लद्दाख में 3 बार पावर ग्रिड सिस्टम्स को हैक करने का प्रयास किया। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर के लिए ओडिशा सरकार के अध्यादेश का विरोध किया। एक अध्ययन के मुताबिक पिछले 2 दशकों में वनाग्नि की घटनाओं और तीव्रता में बढ़ोतरी हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स यानी डीबीयूज की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का लक्ष्य भारत में बैंकिंग के डिजिटल तरीकों के प्रसार को बढ़ाना है। आरबीआई के इन दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य का पूर्व अनुभव रखने वाले सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को डीबीयूज खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक को अनुमति दी गई है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को कई बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी, जैसे कि खाता खोलना, नकद निकासी और जमा, केवाईसी अपडेशन, ऋण तथा शिकायत दर्ज करना। प्रत्येक डिजिटल बैंकिंग यूनिट को बैंकिंग आउटलेट के रूप में माना जाएगा। एससीबीज को प्रत्येक डीबीयू के लिए अलग परिसर की व्यवस्था करनी होगी। उन्हें डीबीयू परिसर में ग्राहकों के लिए प्रवेश और निकास बिंदुओं को मूल बैंक शाखा से अलग करना होगा। बैंकों द्वारा डीबीयूज की साइबर सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके लिए एक ऐसा डिजिटल तंत्र बनाना होगा जो रियल टाइम में ग्राहकों की सहायता करे। इससे डीबीयूज के कामकाज, व्यवसाय और सेवाओं से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतों का रियल टाइम आधार पर समाधान हो सकेगा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का काफी महत्व है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मददगार सिद्ध होंगे। साथ ही ये इंटर ऑपरेबिलिटी और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देंगे। इससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इनके चलते इमारतों में कार्यरत बैंक शाखाओं की संख्या कम होगी। अतः ये फिजिकल फुटप्रिंट को भी कम करने में सहायक होंगे। बैंकों को नई शाखा खोलने की तुलना में डीबीयूज स्थापित करना सस्ता है। इनके कामकाज, व्यवसाय और संचालन के लिए कम कर्मचारियों की जरूरत होती है। साथ ही तकनीकी उपकरणों की वजह से इनके रखरखाव में भी कम खर्च होता है। इससे इनके मूल बैंक को प्रति यूनिट अधिक लाभ हो सकता है। डीबीयूज एक विशेष फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट के समान है। इनकी स्थापना के लिए न्यूनतम अवसंरचना की जरूरत होती है। ये ग्राहकों के लिए सुविधाजनक और लागत प्रभावी बैंकिंग सुनिश्चित करते हैं। साथ ही ये डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का भी वितरण करते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में सरकार ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करने की घोषणा की थी। अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी जगत से। चीन ने लद्दाख में 3 बार पावर ग्रिड सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया। हैकर्स द्वारा शैडोपेड नामक ट्रोजन का इस्तेमाल स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स को हैक करने के लिए किया गया। हालांकि भारत में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से ही मौजूद सुरक्षा उपायों की वजह से उन्हें सफलता नहीं मिली। कथित तौर पर यह माना जाता है कि शैडोपेड ट्रोजन को चीन की सरकार द्वारा बनाया गया है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स रियल टाइम आधार पर ग्रिड कंट्रोल और इलेक्ट्रिक डिस्पैच के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है देश के लिए अति महत्वपूर्ण और आवश्यक भौतिक और सूचना प्रौद्योगिकी फैसिलिटी, नेटवर्क, सेवाओं और परिसंपत्तियों से हैं। इनमें किसी भी तरह के व्यवधान होने से स्वास्थ्य, रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक या सामाजिक कल्याण या सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। भारत में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की बात करें तो नीतिगत उपायों के तहत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए वर्ष 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति घोषित की गई थी। इसका उद्देश्य नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के लिए एक सुरक्षित और लचीले साइबर स्पेस का निर्माण करना है। और संस्थागत उपायों की बात करें तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र की स्थापना देश की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को विनियमित और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए की गई है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल कंप्यूटर सुरक्षा और उन पर हमलों से संबंधित घटनाओं पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय साइबर
साइबर सुरक्षा समन्वयक का कार्य साइबर सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग एजेंसियों के साथ समन्वय करना है। इसके अलावा अन्य प्रमुख पहलों की बात करें तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत क्षेत्र की सभी यूटिलिटीज के लिए साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा विद्युत अवसंरचना को बाधित करने के प्रयासों को विफल करने के लिए फायरवॉल और विशेष कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल बनाने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर के लिए ओडिशा सरकार के अध्यादेश का विरोध किया है। लिंगराज मंदिर और इससे संबद्ध 8 मंदिरों के अनुष्ठानों और अन्य गतिविधियों के प्रबंधन के लिए ओडिशा सरकार ने लिंगराज मंदिर अध्यादेश 2020 जारी किया था। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस अध्यादेश के माध्यम से राज्य सरकार संरक्षित 12 स्मारकों और लिंगराज मंदिर सहित 3 तालाबों को भी अपने दायरे में लाने का प्रयास कर रही है। इसलिए ये ओडिशा विधानमंडल की विधायी शक्ति से बाहर है। साथ ही ये अध्यादेश प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष कानून 1958 के प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है। इस अध्यादेश में प्राचीन भवनों की मरम्मत और नए भवनों के निर्माण का भी प्रावधान है, जबकि केंद्र ने तर्क दिया है कि निर्माण की अनुमति केवल राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा दी जा सकती है। लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये भुवनेश्वर के सबसे बड़े और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण राजा ययाति केशरी ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। 11वीं शताब्दी में राजा लालतेंदु केशरी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न करवाया। इस मंदिर का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। ये कलिंग शैली की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये मंदिर 4 खंडों में विभाजित है: गर्भगृह, यज्ञशाला, भोग मंडप, नाट्यशाला। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष कानून 1958 प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक अवशेषों के संरक्षण का प्रावधान करता है। एक अध्ययन के मुताबिक पिछले 2 दशकों में वनाग्नि की घटनाओं और तीव्रता में बढ़ोतरी हुई है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद ने मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर्स इन चेंजिंग क्लाइमेट नाम से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि देश के 75% से अधिक भारतीय जिले चरम जलवायु संबंधी घटनाओं वाले हॉटस्पॉट हैं। वहीं 30% जिले चरम वनाग्नि के लिए हॉटस्पॉट हैं। पिछले 2 दशकों में वनाग्नि की घटनाओं में 10 गुना वृद्धि हुई है। ग्लोबल साउथ देशों में भारत वनाग्नि के संदर्भ में दूसरा सबसे सुभेद्य देश है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों के दौरान मिजोरम में सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वनाग्नि के मामले में 89% चरम हॉटस्पॉट जिले मुख्यतः सूखे से ग्रसित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा और महाराष्ट्र उच्च तीव्रता वाली वनाग्नि की घटनाओं के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्य हैं। हाल ही में राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगी आग बेमौसम थी। साथ ही उच्च तापमान की वजह से आग और तेजी से फैल गई। इसीलिए इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं, जैसे कि वनाग्नि को आपदा के एक प्रकार के रूप में मान्यता देने की जरूरत है। साथ ही इसे राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय और स्थानीय आपदा प्रबंधन योजनाओं में एकीकृत करने की जरूरत है। वनाग्नि से संबंधित एक चेतावनी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। ये रियल टाइम प्रभाव आधारित चेतावनी जारी करेगा। अनुकूलन क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए। स्वच्छ वायु से युक्त आश्रय स्थल बनाए जाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने के लिए एक संकल्प स्वीकार किया। महासभा मानवाधिकार परिषद के किसी सदस्य को परिषद में सदस्यता के अधिकारों को निलंबित कर सकती है। ऐसा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है। अनुपस्थित सदस्यों की गणना नहीं की जाती है। किसी संकल्प को पारित होने के लिए 2/3 हाँ या ना मतों की आवश्यकता होती है। रूस से पहले लीबिया परिषद से निलंबित होने वाला अंतिम सदस्य देश था। लीबिया को वर्ष 2011 में निलंबित कर दिया गया था। भारत संकल्प पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा। इस निर्णय से संभावित प्रभाव ये हो सकते हैं कि ये एक और मजबूत और संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया है, जो कि रूस और उसका साथ देने वाले देशों या तटस्थ देशों पर दबाव बढ़ाएगी। इससे विश्व में गुटबंदी के और बढ़ने का खतरा है। इससे संघर्षों में वृद्धि हो सकती है और शांति प्रयास बाधित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ
प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ये संगठन विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। इसके सदस्यों की संख्या 47 है। इसके सदस्यों का चुनाव महासभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2006 में किया था। इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। यूक्रेन रूस संकट पर भारत के पक्ष की बात करें तो भारत ने हिंसा को तत्काल समाप्त करने के लिए शांति, संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। साथ ही भारत ने संघर्ष के शीघ्र समाधान के लिए रचनात्मक वार्ता का भी समर्थन किया है। जनवरी 2022 से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण की निंदा करने वाले प्रक्रियात्मक वोटों और प्रारूप संकल्पों पर मतदान से अनुपस्थित रहा है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। टूर ऑफ ड्यूटी योजना। सैन्य मामलों के विभाग ने टीओडी योजना को अंतिम रूप दे दिया है। टूर ऑफ ड्यूटी योजना के तहत युवाओं को केवल 3 से 5 वर्ष के लिए सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाएगा। इसका उद्देश्य वेतन और पेंशन पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करना है। ये व्यय सैन्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले इस योजना का विचार दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने रखा था। टूर ऑफ ड्यूटी योजना को अग्निपथ भर्ती योजना का नाम दिए जाने की संभावना है। सबसे पहले योजना को प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ करने की बात की जा रही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी योजना का समर्थन करेगा। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा 120 मिलियन बैरल कुल तेल स्टॉक जारी करने की घोषणा का स्वागत किया है। कच्चे तेल के भंडार को जारी करने का उद्देश्य दुनिया भर में ईंधन की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक रूस को अपने तेल निर्यात में प्रतिदिन लगभग 30 लाख बैरल की कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ऑयल मार्केट रिपोर्ट आदि का प्रकाशन करती है। वर्ष 2017 में भारत एक सहयोगी सदस्य के रूप में IEA में शामिल हुआ था। जीरो कूपन बॉन्ड। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियमों में संशोधन किया है। ये संशोधन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को जीरो कूपन बॉन्ड जारी करने की अनुमति प्रदान करेगा। ये कर कुशल तरीके से संसाधनों को जुटाने में मदद करेगा। एक जीरो कूपन बॉन्ड एक ऋण प्रतिभूति प्रपत्र होता है। इन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। इनका बहुत अधिक छूट पर व्यापार किया जाता है। ये परिपक्वता अवधि पर पूर्ण अंकित मूल्य के बराबर लाभ प्रदान करता है। जीरो कूपन बॉन्ड के खरीद मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अंतर निवेशक के प्रतिफल यानी रिटर्न को दर्शाता है। इसका मूल्य ब्याज दरों में होने वाली वृद्धि से व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। गूगल पे ने एक नया फीचर टैप टू पे फॉर UPI लॉन्च किया है जो NFC का उपयोग करता है। NFC एक अल्प दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी तकनीक है। ये NFC सक्षम उपकरणों को एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए और सिंगल टच के साथ सूचना को शीघ्र और आसानी से प्रेषित करने में सक्षम बनाती है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन दो उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए विद्युत चुंबकीय रेडियो फील्ड्स के माध्यम से डेटा प्रसारित करता है। डेटा ट्रांसफर के लिए NFC सक्षम उपकरणों द्वारा एक दूसरे को या तो भौतिक रूप से टच करना चाहिए या फिर कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। नोकिया ने वर्ष 2007 में पहला NFC सक्षम फोन लॉन्च किया था। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। लक्षणात्मक कोविड-19 के मामलों में गिरावट आने लगी है। इस संदर्भ में इंसाकोग ने SARS-CoV-2 की उपस्थिति का पता लगाने के लिए 55 स्थानों पर सीवेज के जल के नमूनों की निगरानी का कार्य आरंभ कर दिया है। इंसाकोग वर्ष 2020 में स्थापित 38 प्रयोगशालाओं का एक संघ है। ये भारतीय रोगियों से SARS-CoV-2 जीनोमिक्स वेरिएंट का आकलन करता है। इसे संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। ये नैदानिक या महामारी विज्ञान डेटा के साथ संपूर्ण जीनोमिक्स अनुक्रमण डेटा को सह संबंधित करने में मदद करता है। इससे लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेप के लिए अग्रिम तैयारियों में सहायता मिलती है।
इंडियन टेंट टर्टल। भारत में इंडियन टेंट टर्टल, जिसे पंगशुरा टेंटोरिया भी कहा जाता है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसे लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखता है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के परिशिष्ट 2 में इसे शामिल किया गया है। ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश का स्थानिक जीव है। ये ताजे जल की नदियों, दलदलों और तालाबों में पाया जाता है। भारत में इसके सामान्य पर्यावासों में शामिल है ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश आदि। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में नर्मदा। ये कुशल तैराक और मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। विषयों के आधार पर क्वाक्युरेली साइमंड्स यानी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। इसमें 5 व्यापक विषय क्षेत्रों के तहत कुल 51 विषयों को शामिल किया गया है। इसमें भारत के 16 उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उनकी विषय श्रेणियों में शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। भारतीय संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2 कार्यक्रम हैं। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज को अपने दंत चिकित्सा कार्यक्रम के लिए 18वां स्थान दिया गया है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस विश्वविद्यालय धनबाद को अपने मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग कार्यक्रम के लिए 26वां स्थान दिया गया है। क्यूएस विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन पर सबसे लोकप्रिय तुलनात्मक डेटा प्रदान करता है। साथ ही क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के साथ उच्चतर शिक्षा सेवाओं, प्रदर्शन विश्लेषण और अंतर्दृष्टि का एक प्रमुख प्रदाता भी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 अप्रैल को वार्षिक विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 मनाया। इसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और लोगों के विशेष स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया गया है। इसकी थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। ये दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के रूप में की गई थी। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। बुर्किन फासो। बुर्किन फासो की राजधानी है ओगाडोगु। बुर्किन फासो की एक सैन्य अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुर्किन फासो पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसके पड़ोसी देश हैं माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और आइवरी कोस्ट। इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ सवाना पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। यहाँ की जलवायु धूपयुक्त, गर्म, शुष्क और धूल भरी होती है। सबसे लंबी नदी है ब्लैक वोल्टा और प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, जिसमें कि सोना, मैग्नीज, चूना पत्थर आदि शामिल हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक्स फॉर लिसनिंग।